हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे तो फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जी सर, स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जैगम अब्बास मेरा नाम, और आज हमारा टॉपिक है ट्रीडोफाइट्स, जनरल कैरेक्टर ऑफ ट्रीडोफाइट्स। तो जनरल कैरेक्टर में यहाँ पर वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ट्रीडोफाइट्स के बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक टर्म यूज होती है जिसको नाम देते हैं क्रिप्टोगैम। ये ओवरऑल ग्रुप के लिए है, मतलब ब्रायोफाइट्स, ट्रीडोफाइट्स, यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट से पहले तक। तो उनके लिए जो टर्म यूज होती है उसको टर्म को हम कौन सी टर्म है, क्रिप्टोगैम। उससे मुराद ये होता है, क्रिप्टो से मुराद है कि मतलब ऐसे प्लांट जिनमें इनविजिबल स्ट्रक्चर होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब जैसा कि स्पोर्स होते हैं, उन प्लांट्स को हम नाम देते हैं क्रिप्टोगैम्स। तो ट्रीडोफाइट, जैसा कि पहले ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे हमने, वो भी क्रिप्टोगैम में आते हैं। उससे पहले एलजी पढ़ा, तो ये भी ट्रीडोफाइट्स भी क्रिप्टोगैम में आते हैं। मतलब अभी तक इनके अंदर विजिबल स्ट्रक्चर जैसा कि सीड वगैरह वो डेवलप नहीं हुए। उसके अलावा ट्रीडोफाइट्स का जो टर्म है, ये एक वर्ड जिसे कहते हैं टेरॉन से निकला, जिसका मतलब फीदर है। तो इन प्लांट की जो अपीयरेंस है इनकी, खासतौर पे लीव्स की, वो फीदर लाइक हम कहते हैं ये प्लांट होते हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं ट्रीडोफाइट्स का। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से इनके जनरल कैरेक्टर है। प्रिमिटिव लैंड वास्कुलर प्लांट्स है, ठीक है। इससे पहले वाले प्लांट्स जो थे वो नॉन वास्कुलर थे, और ये पहले प्लांट है जिनके अंदर वास्कुलर बंडल यानी कि जालम और फ्लोएम मौजूद हैं। अच्छा, कहाँ पर मौजूद होते हैं? कूल शेडी प्लेसेस पर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि ज़्यादातर प्लांट जो है वो आप ये कह सकते हैं ट्रिस्ट्रियल कंडीशन पे मौजूद है। ट्रिस्ट्रियल से मुराद ये खुश्की पर मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कूल शेडी प्लेसेस पर मौजूद होते हैं। बाबर साहब नहीं शो हो रही वो स्लाइड, काइंडली शो कर दे। लेकिन इनमें से कुछ आप कहेंगे ऐसे भी प्लांट है जो कि वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि मार्सिलिया की बात करें, एक्वेटिक फर्न है, वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। बाकी अक्सर मेंबर इसके हम कहते हैं खुश्की पर ही मौजूद होते हैं। बाबर साहब स्लाइड शेयर करते, पहली वाली स्लाइड जनरल कैरेक्टर की शेयर शो नहीं हो रही हमें यहाँ पे। बाबर साहब चले तो नहीं गए आप? जी बाबर जोया, सर आप सुन रहे हैं? बाबर साहब कहाँ चले गए आप? स्लाइड नहीं शेयर हो रही। बाबर साहब, बाकी किसी मेंबर को शो हो रही है यहाँ पे स्लाइड? मुझे तो शो नहीं हो रही। सर लैपटॉप ऑफ हो गया था मेरा, 1 मिनट। अच्छा, बात तो करे ना। मैंने कहा फिर आप ये ना बहाना लगा दे कि मेरा नेट नहीं आ रहा। आजकल मैं ये जैज का जो टावर है ना, उसी के पास बैठ के लेक्चर जो है सर ना वो स्टार्ट दे रहा करें। होता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो हम इनकी बात कर रहे थे, कूल शेडी प्लेसेस पे मौजूद है, जीरो फाइट है, लेकिन कुछ एक्वेटिक है, जैसे मार्सिलिया है, साल्विनिया है, अजुला है। ये इक्वेटिक फंड है। इस तरह के छोटे छोटे आसान से एमसीक्यूज भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। दो तीन ऑप्शंस होंगे, आपसे पूछा जाएगा इक्वेटिक फंड इनमें से कौन से है। बाकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है किसके अंदर? लीव, स्टेम और रूट। अब हम कहते हैं इनके अंदर ट्रू लीव, ट्रू स्टेम और इस तरीके से ट्रू रूट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। राइजाइड्स और राइजोफोर, जैसा कि स्लेजिनेला में हमने कहा, राइजोफोर सैलोटम में राइजाइड्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, स्पोरोफाइट यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट है कि उसने अपनी खुराक
खुद तैयार करनी है, फोटोसिंथेसिस खुद करती है। उसके बाद वास्कुलर सिस्टम किस चीज पर मौजूद है? वास्कुलर सिस्टम में जाइलम है, फ्लोएम है, दोनों मौजूद होते हैं। स्टील कौन सी होती है? प्रोटो स्टील हो सकती है, ठीक है, या साइफोनो स्टील हो सकती है। ये प्रोटो और साइफोनो क्या है आगे चल के देखेंगे। लीव्स क्या हो सकते हैं? सिंपल हो सकते हैं, माइन्यूट हो सकते हैं, सेसाइल हो सकते हैं, जैसा कि लाइकोपोडियम में। सेसाइल से क्या है कि पेटियोल अगर मौजूद ना हो तो फिर हम लीव्स को क्या नाम देते हैं? ये सेसाइल लीव्स हैं। अच्छा, ये 7 पॉइंट से आगे शेयर करें ना, 6 पॉइंट से आगे। बाबर साहब 6 पॉइंट से आगे शेयर करें। लीव्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है, अभी तक मुझे, हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ऊपर ही बात हो रही थी इसकी माइक्रोफिल की और मेगाफिल की। तो लीव्स 2 तरह के हैं। कुछ हमने कहा प्लांट इनमें ऐसे हैं जिनमें लीव्स क्या हैं? माइक्रो लीव्स होते हैं। वो माइक्रो लीव्स कैसे होते हैं? या माइक्रोफिल का नाम देते हैं उनको। तो उनके अंदर आप भी कह सकते हैं कि जो लीव का साइज होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, और उसके अलावा सिंगल वेन उसके अंदर मौजूद होते हैं। दूसरे हमने कहा कि वो मेगाफिल्स है। आपने देख लेंगे उनमें वो क्या होते हैं, काफी ब्रॉड होते हैं, उनके अंदर आप कह सकते हैं कि ब्रांच वेनेशंस मौजूद होती हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन किसके मदद से होती है? पहले बता दिया कि स्पोर्स की मदद से होती है, जो कि स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। और प्लांट क्या हो सकते हैं? होमोस्पोरस हो सकता है या हेट्रोस्पोरस भी हो सकता है, जैसा कि स्लेजिनेला है हमारे पास, वो हेट्रोस्पोरस है। अच्छा, उसके बाद स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट 2 तरह की है। कुछ अयूस्पोरेंजिएट होते हैं और दूसरे हमारे पास लेप्टोस्पोरेंजिएट। 2 तरह के स्पोरेंजिया होते हैं। ये क्या फर्क होता है यूस्पोरेंजिएट में और लेप्टोस्पोरेंजिएट में? अगर हम कहते हैं स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट सिंगल इनिशियल सेल से हो, सिंगल इनिशियल सेल से हो, उसके अलावा स्पोरेंजिया का साइज स्मॉल हो, उसके अंदर नंबर ऑफ स्पोर्स लिमिटेड हो, कितने लिमिटेड? यानी कि 128 से कम हो, तो उनको हम नाम देते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट जो है वो एडवांस किस्म के स्पोरेंजिया है। साइज स्पोरेंजिया का कम है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर स्पोर्स की तादाद भी लिमिटेड होती है, और उनका जो ओरिजिन है हम कहते हैं सिंगल इनिशियल सेल से है। लेकिन अगर इसके अपोजिट आप देख लें कि अगर स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट मल्टीपल इनिशियल से है, उसके अलावा स्पोरेंजिया का साइज भी क्या है? लार्ज है, नंबर ऑफ स्पोर भी इसके अंदर ज्यादा है, तो ये अयूस्पोरेंजिएट होते हैं। अच्छा, गमीटोफाइट प्लांट बॉडी इज नोन एज प्रोथैलस। देखिए, अक्सर एक शॉर्ट सा क्वेश्चन हम एफएससी के बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि प्रोथैलस क्या है। देखें, जैसे कि आपको स्पोरोफाइट में आमतौर पे प्लांट बॉडी हमारे पास जो जहाँ पर एंजियोस्पर्म है, मैं उसकी मिसाल देना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे आपको एक स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी दिखाई दे रही होती है कि ये इसके लीव्स है, ये स्टेम है और ये रूट है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है इन प्लांट के अंदर जो गमीटोफाइट है, जो गमीटोफाइट जनरेशन है वो आपको पता है कहाँ से शुरू होती है? गमीटोफाइट क्योंकि हैप्लॉइड जनरेशन है वो स्पोर से शुरू हो जाती है, ठीक है। स्पोर क्या है? वो गमीटोफाइट जनरेशन का है, हिस्सा है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो गमीटोफाइट है इसकी प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं प्रोथैलस। क्योंकि गमीटोफाइट में कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर तो मौजूद है नहीं। स्पोर है, वो जर्मिनेट करेंगे, गमीटोफाइट प्लांट बॉडी बनाएगी, उसके ऊपर एंथ्रेडिया, आर्किगोनिया, ठीक है, उसके बाद स्पर्म एग बनते हैं। तो ये सारी गमीटोफाइट जनरेशन होती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए गमीटोफाइट प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, वो इसके अंदर प्रोथैलस होती है। खैर, प्रोथैलस क्या है? मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉफ है, इंडिपेंडेंट है, और उसके अलावा उसके ऊपर दोनों सेक्स आर्गन आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया मौजूद होते हैं। जी बाबर साहब, नेक्स्ट पेज। हाँ जी, 2-3 पॉइंट यहाँ पे भी आसान से लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन बताई हुई है। फर्टिलाइजेशन वही, पानी लाजमी तौर पे चाहिए होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। मतलब जो इसके अंदर स्पर्म है वो एग तक कैसे पहुंचेंगे, वो हम कहते हैं स्विम करते हुए पहुंचेंगे। और इसके अलावा जाइगोट जो है
वो हमने कहा जैसे फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या करेगा, वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाता है। मतलब जाइगोट से आपकी स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, डिप्लॉयड जनरेशन है जाइगोट से स्टार्ट हो जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो हम कहते हैं लाजमी तौर पर होती है, ठीक है। हेट्रोलोगस है, हेट्रोलोगस से मुराद ये होता है कि दोनों जनरेशन जो है वो एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है शेप के हिसाब से। तो ये इसके कुछ जनरल करैक्टर थे। फिर वही दो टर्म जो कि हमने पिछली बार ब्रायोफाइट्स में पढ़ी थी, यहाँ पर भी वो दो टर्म्स मैं यूज करूंगा, जैसा कि एपोस्पोरी और एपोगेमी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। एपोस्पोरी और एपोगेमी, जब भी एपोस्पोरी की बात हो तो इससे मुराद किसकी डेवलपमेंट है, गमीटोफाइट की। और जब भी एपोगेमी की बात हो तो ये टर्म थोड़ी उलट है, नाम पे आपने नहीं जाना, ठीक है। नाम से मुराद ये है कि जब भी एपोगेमी की बात हो तो आपने ये समझ लेना है कि डेवलपमेंट किसकी हो रही है, आप कहेंगे स्पोरोफाइट जनरेशन की, ठीक है। तो बाकी इसका मैंने कल सिस्टम लास्ट टाइम भी आपको बता ही दिया था कि जब भी एपोगेमी यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट होती है किससे, गमीटोफाइट से, तो उसमें हमने कहते हैं डायरेक्टली तौर पे डेवलपमेंट होती है, उसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। इसी तरीके से जब आप एपोस्पोरी की बात करेंगे तो इससे मुराद डेवलपमेंट ऑफ गमीटोफाइट है, और इसमें स्पोर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते डायरेक्टली तौर पर। हमने कहा ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। खैर आगे के जो करेक्टर है उस तरफ मैं जाना चाहूंगा। हाँ जी, ये कुछ टिलोम थ्योरी बताई हुई है, पूरा पेज दिखा देंगे तो आसान हो जाएगा। अच्छा, कुछ जो आपको नजर आ रहा है आप उसमें देख सकते हैं, ये जिमरमैन ने पेश की थी टिलोम थ्योरी। टिलोम से मुराद क्या है कि टिलोम से मुराद ये होता है कि, हाँ जी, टिलोम से मुराद ये होता है कि ये जो आपको इसकी टिप ऑफ ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, इनको हम नाम देते हैं टिलोम का। दो तरह की हो सकती है, स्टीराइल हो सकती हैं, फिर फर्टाइल हो सकती हैं। फर्टाइल से मुराद उनके ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद होंगे, और स्टीराइल से मुराद ये है कि अगर स्पोरेंजिया मौजूद ना हो। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखाई हुई है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग से क्या मुराद होता है कि जब भी कोई ग्रोइंग पॉइंट टू इक्वल ग्रोइंग पॉइंट में डिवाइड हो तो इसके लिए टर्म यूज होती है डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ डाइकोटोमस ब्रांचिंग ब्रांचेस थी। उसके बाद ओवरटॉपिंग हुई। ओवरटॉपिंग से मुराद क्या होता है, कुछ ब्रांचेस ने ज्यादा तेजी से ग्रो करना शुरू किया, ठीक है, अपनी साथ वाली ब्रांचेस की निस्बत। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, जिस तरह डायग्राम खासतौर पे सी है, आपको उसमें दिखा रही है कि एक ब्रांच ज्यादा ग्रो कर रही है और एक उसमें कम तेजी से ग्रो कर रही है। उसके बाद फर्दर क्या होता है, प्लेनेशन। प्लेनेशन से मुराद ये होता है कि वो जो ब्रांचेस थी वो सारी की सारी एक ही प्लेन में आ जाए। मतलब पहले अगर फर्ज किया कोई एक्स एक्सिस में थी, वाई एक्सिस में थी, या जेड एक्सिस में थी, तो अब वो क्या हो रही है, सारी एक ही प्लेन में आ जाती है। एक प्लेन से मुराद जैसा कि आपका व्हाइट बोर्ड होता है, वो एक प्लेन में है, तो एक प्लेन में आ जाती है, प्लेनेशन होती है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वेबिंग। वेबिंग से क्या मुराद है, कुछ पैरन का मेटिस टिश्यूज हैं, उन्होंने इनके दरमियान जो स्पेसिस थी उस जगह को लेना शुरू कर दिया, और इसके नतीजे में क्या हुई, हमने कहा एवोल्यूशन ऑफ लीफ हुई। फिर बता रहा हूँ कि लीफ दो तरह के होते हैं आपके पास, एक माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, और दूसरे आपके पास स्पोरोफिल, और दूसरे आपके पास मेगा स्पोरोफिल लीफ जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसके बारे में इतना ही था। मजीद आगे देखते हैं कि देखें जो ट्रीडोफाइट में आपको इसकी एनाटमी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। कहीं पर भी आप कोई भी जिसे कहते हैं इसका जनरा पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर इसकी एनाटमी लाजमी तौर पर डिस्कस की हुई होगी। तो इसलिए सोचा कि इसके जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं, साथ इसकी एनाटमी देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन जनरा जो है वो पढ़ लेंगे। जी नेक्स्ट, ये ठीक है, आप लोग इसको टिलोम टिलोम थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो दिखाइएगा, जरा स्टीलर सिस्टम दिखाएं इसका ट्रीडोफाइट्स का। हाँ जी, ये आपको कुछ टाइप्स ऑफ स्टील बताई हुई है, ठीक है। स्टील से मुराद ये होता है कि इनर कोर ऑफ द प्लांट, वो इस इनर कोर के अंदर क्या चीजें मौजूद हो सकती है। अगर पिथ मौजूद है तो वो भी इसमें शामिल होगी, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप ये कहेंगे कि जो वास्कुलर बंडल हो गया,
ठीक है, और ख़ास तौर पे जो पेरिसाइकिल हो गई, ये मिलकर क्या बना रहे होते हैं, इसकी जो स्टीलर सिस्टम है प्लांट का, वो बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ बातें बताई हुई है, सबसे पहले प्रोटो स्टील है। प्रोटो स्टील में क्या होता है? प्रोटो स्टील प्रिमिटिव है, इसके अंदर पिथ एब्सेंट होती है, ठीक है। वास्कुलर बंडल जो है वो जो सेंट्रल कोर बनाते हैं, मतलब सबसे सेंटर में जालम मौजूद होगा, उसके बाद फ्लोएम मौजूद होगा, फिर पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस, ये तरतीब होती है। इसको हम नाम देते हैं प्रोटो स्टील का। प्रोटो स्टील आगे डायग्राम में आपको दिखाते हैं तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा, बल्कि अगला पेज दिखा दे डायग्राम, वो ज्यादा आसान हो जाएगा समझने में। टेक्स्ट यहाँ से ये पढ़ लेंगे, अगला पेज हमें दिखा दे। हाँ जी, यहाँ से आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। आप सबसे नीचे वाली डायग्राम देखें, इसको उसने नाम दिया प्रोटो स्टील। मतलब आपको यहाँ पर पिथ नजर नहीं आ रही। सेंटर में क्या दिखाई दे रहा है? सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम है, ठीक है। उसके बाद मुकम्मल तौर पर आप ये देख सकते हैं कि जो फ्लोएम है उसने जाइलम को सराउंड किया हुआ है। उसके बाद पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, इस तरीके से एपिडर्मिस है। ये तमाम स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन पिथ में वो जो स्टीलर सिस्टम में हमने सिर्फ यही आपने पिथ की बात करनी है, वास्कुलर बंडल की बात करनी है, या पेरिसाइकल तक आप बात कर सकते हैं। तो ये आपको जो सबसे बॉटम पे दिखाई हुई है, ये हैप्लो स्टील कहलाती है, ठीक है। हैप्लो स्टील मतलब हैप्लो में क्या होता है? सेंट्रल कोर ऑफ जालम होता है। उसके बाद राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील से क्या मुराद होता है कि जब ये वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं? स्टार शेप होते हैं। उसके लिए जैसा कि नाम से भी जाहिर है, एक्टिनो का वर्ड आमतौर पर स्टार के लिए यूज होता है। तो ये आपके पास एक्टिनो स्टील है। इसी के ऊपर प्लेक्टो स्टील है। प्लेक्टो स्टील से मुराद पैरेलल प्लेट्स ऑफ जालम एंड फ्लोएम है, ठीक है। जालम और फ्लोएम की पैरेलल प्लेट्स हैं, और ये हमने कहा कि आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है प्लेक्टो स्टील। ये तीनों जिसे कहते हैं हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, ये हमारे पास टाइप्स है किस चीज की? प्रोटो स्टील की। अच्छा, उसके बाद नीचे वाले डायग्राम के बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, इसकी बात करूंगा, और एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील की बात करूंगा। सबसे पहले एक्टोफ्लोइक की बात कर लेते हैं। अब हम कहते हैं कि ये आपके पास साइफोनोस्टील्स हैं। साइफोनोस्टील में क्या होता है कि दरमियान में सेंटर में क्या होती है? आप कह सकते हैं पिथ मौजूद होती है, और इसके अलावा बाकी के वो तमाम स्ट्रक्चर यानी कि जालम, जालम के बाद फिर फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद फर्दर पेरिसाइकल मौजूद होगी। तो जो एक्टोफ्लोइक है, एक्टोफ्लोइक में क्या है? सबसे सेंटर में पिथ है, उसके बाद जालम है, और जालम के बाद फर्दर क्या मौजूद होता है? फ्लोएम मौजूद होता है। क्योंकि फ्लोएम आउटसाइड है, जालम इनसाइड है, तो ये टर्म यहाँ पे यूज होती है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। इसी के साथ जहाँ पर लिखा हुआ है एम्फी फ्लोइक, एम्फी फ्लोइक आप अक्सर पढ़ते हैं। एम्फी से मुराद दो तरह की इन्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर एम्फी से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जालम को दोनों तरफ यानी कि आउटसाइड भी और इनसाइड भी फ्लोएम क्या करता है? सराउंड करता है। अब तक जालम पे क्या था? जालम में आउटसाइड फ्लोएम था, लेकिन आप ये देख सकते हैं एम्फी फ्लोइक में सेंटर में पिथ है। उसके बाद आपने देखा कि क्या मौजूद है? फ्लोएम मौजूद है, फ्लोएम के बाद जालम मौजूद है, ठीक है, फिर फ्लोएम मौजूद है। इस तरीके से पेरिसाइकल ने भी अंदर और बाहर दोनों तरफ कवर किया हुआ है, और उसके बाद एंडोडर्मिस ने भी अंदर और बाहर दोनों तरफ जिसे कहते हैं कवर किया हुआ है। यानी कि मैं अगर अंदर से यानी कि इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाऊंगा तो कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होंगे आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। सबसे सेंटर में पिथ, उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम, फिर जालम, फिर फ्लोएम, फिर इस तरीके से एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर कॉर्टेक्स, ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। इसको हम नाम देते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक तो मैंने बात कर दी, लेकिन ये दरमियान में आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप क्या होता है? ठीक है, अगर नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाए उसके बाद फिर वापस इस पे आए, तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा? बात जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जरा बाबर साहब नेक्स्ट डायग्राम पे ले जाएं, तो मैं थोड़ा वहां पे बात क्लियर कर दूं। उसके बाद वापस आने में मुझे आसानी होगी समझाने में। ये पूरी दिखा दे, पूरी पूरी डायग्राम।
ये पूरी डायग्राम दिखा दें। लीफ गैप और लीफ ट्रेस दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप दिखा दें तो। बाबर साहब ये नहीं, कुछ और डायग्राम है, आप जरा दिखाएंगे, पूरा पेज दिखा दें। जी बाबर साहब। बाबर भाई पूरा पेज दिखा दें। हाँ जी बिल्कुल, ये डायग्राम। अच्छा आपने ना देखें, अगर वो लोग जो ट्रीडोफाइट्स को या इसके नाटमी को पहली बार देख रहे हैं, तो आपने इसके लीफ गैप और लीफ ट्रेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। इसको देखें, आप अंडरस्टैंड करेंगे तो वो आपको अनाटमी समझने में आसानी होगी। वैसे आसान सी बात है, इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं लीफ ट्रेस। ठीक है, लीफ ट्रेस से क्या मुराद होता है? आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है, वास्कुलर सप्लाई है। ठीक है, यानी कि जालम और फ्लोएम वगैरह की बात हो रही है। तो जो वास्कुलर सप्लाई ये मेन स्टेम से जैसा कि लीफ की तरफ जा रही है, तो इसके लिए टर्म यूज होती है लीफ ट्रेस की। ठीक है, आप इसके अलावा दूसरी टर्म है लीफ गैप। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लीफ ट्रेस के फौरी तौर पे ऊपर, यानी कि वास्कुलर सप्लाई के फौरी तौर पे ऊपर क्या मजीद कोई वास्कुलर सप्लाई दिखाई दे रही है? नहीं होती। वहां पर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं लीफ गैप का। ठीक है, तो इस बात को मजीद देखें, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि वास्कुलर सप्लाई स्टेम से जब लीफ की तरफ बेंड करती है, तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज का? लीफ ट्रेस का। और इसके ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर, ऊपर यानी कि फौरी तौर पे ऊपर वास्कुलर बंडल नहीं होते, बल्कि वहां पे गैप होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज मौजूद होते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो हम नाम देते हैं किस चीज का? लीफ गैप का नाम देते हैं। ठीक है, तो लीफ ट्रेस और लीफ गैप को उसको मजीद थोड़ा आसानी से ये समझ ले कि आपको यहाँ पे गैप काफी सारे दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर किसी नोड पे ना, किसी नोड पे एक लीफ मौजूद हो, तो उससे मुराद आपको अनाटमी के अंदर एक ही गैप दिखाई देगा। लेकिन अगर एक नोड पर एक से ज्यादा लीफ आपको दिखाई दे रहे हैं, उससे मुराद क्या है? उससे मुराद है एक से ज्यादा वास्कुलर सप्लाई स्टेम से लीफ की तरफ जाएगी। ठीक है, तो वहां पर आपको अगर लीफ ज्यादा होंगे एक नोड पे, तो आपको गैप भी ज्यादा दिखाई देंगे। अगर एक गैप होगा, तो इससे मुराद क्या है? कि एक ही लीफ उस नोड पर मौजूद है। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि आपको बात आसानी से समझ आ गई होगी। वापस जाइए उसी डायग्राम पे, इस लीफ गैप और लीफ ट्रेस को आपने अच्छे से याद रखना है। उसी पहले पेज पे जाइए जिस पे हम पढ़ रहे थे। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ पूरा दिखाइएगा जी। तो पूरा पेज दिखाइएगा। हाँ जी, तो पूरा पेज दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके हो गया। तो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील में आपको एक गैप दिखाई दे रहा है। कहते हैं बाज औकात एम्फीफ्लोइक में गैप होता भी है, बाद में नहीं भी होता। ठीक है, तो खास तौर पे लीफ गैप की अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, तो मैं आपको सोलेनो स्टील की बात करूंगा। मतलब जी, अगर मैं आपको लीफ गैप पढ़ाना चाहूंगा, तो मैं आपको सोलेनो स्टील की बात करूंगा। मतलब एक्टोफ्लोइक से फर्दर जो बनती है, वो कौन सी है? सोलेनो स्टील। और ये जो सोलेनो स्टील है, ये आप देख सकते हैं, पेज गायब हो गया डायग्राम। जी बाबर साहब। इंटरनेट का इशू होगा, इधर से तो ठीक है, चल रहा है। मैं इस घर से भी बाहर हूँ, मैं तो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी जगह पे हूँ जहाँ नेट बेहतर आता है। हाँ जी, अब दिखाई दे रही है जी। अच्छा, उसके बाद ये देख लें कि यानी कि मैं आपसे कह रहा था कौन सी, ये सोलेनो स्टील की बात कर रहा था। सोलेनो स्टील से मुराद यही है कि जहाँ पर एक ही लीफ कैप मौजूद है। ठीक है, मतलब एक ही लीफ एक नोड पर मौजूद हो, तो उस स्टील को हम नाम देंगे कैसे? क्या नाम देंगे? सोलेनो स्टील। अक्सर पेपर में भी आता है कि हॉर्स हॉर्स शू शेप,
जो स्टील है वो कौन सी है, वो सोलेनो स्टील होती है। ठीक हो गया। उसके बाद डिक्टो स्टील की बात कर लेते हैं। डिक्टो स्टील क्या है, मेरी स्टील है। मतलब अगर एक लीफ नोड पे, एक नोड पे क्या एक से ज्यादा लीफ मौजूद हैं, तो वहां पर आपको एक से ज्यादा गैप दिखाई देंगे, जैसा कि यहाँ पे डिक्टो स्टील में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको मेरी स्टील का भी आप नाम दे सकते हैं कि दरमियान में पिथ है। उसके बाद देखें कि बहुत सारी स्टील जो है उन्होंने सेपरेट किस्म के ग्रुप बनाए हुए हैं, यानी कि सेंटर में पिथ होगी, उसके बाद फिर जालम, फिर फ्लोएम, फिर पेरिसाइकिल, इस तरीके से ये डिक्टिव स्टील होती है। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं अयूज स्टील। अयूज स्टील आमतौर पे जो आपके डाई कॉर्ड्स हैं, एंजियोस्पर्म में डाई काट है, उनके अंदर अयूज स्टील मौजूद होती है। वो जो हम डाई कॉर्ड पढ़ेंगे तो फर्दर देखेंगे कैसे है। ए टेक्टो स्टील ये किसके अंदर मौजूद होती है, ये मोनोकार्ड्स के अंदर मौजूद होती है ए टेक्टो स्टील। जो मोनोकार्ड से आपको पता है वास्कुलर बंडल वहां पे स्कैटर्ड होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल दिखाए हुए हैं। ये आपके पास जो स्टील है इसको हम नाम देते हैं ए टेक्टो स्टील का। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स थी। अच्छा, मजीद क्या होता है, मजीद आपको एग्जांपल भी आनी चाहिए। ठीक है, सारी नहीं, लेकिन ये एक अक्सर एग्जांपल जो आपको इसमें से आनी चाहिए। तो वो मैं जब आपको नोट्स भी शेयर करूंगा यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं कि कौन सी स्टील जो है वो कौन से प्लांट के अंदर मौजूद है। जी बाबर साहब, नेक्स्ट पेज दिखाइएगा हमें। नेक्स्ट पेज दिखाएं। हाँ जी, पेज पूरा दिखाएं, तो मेरे सिर्फ उंगलियां दिखाई दे रही हैं। पूरा पेज दिखा दें। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, साइफोनो स्टील है, उसके बारे में बात की हुई है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आमतौर पे जो फंड्स होते हैं उनके अंदर आपको बताया हुआ है कि मौजूद होती है। आगे चाहिएगा जरा, नेक्स्ट पेज पे। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको दो तरह की वही एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील बताई हुई है, और एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील जो है आपको यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, एम्फीफ्लोइक भी आपको बता दी है, और इस तरीके से जो एक्टोफ्लोइक है उसने बताया है कि एक्टोफ्लोइक जो है खास तौर पे ऑस्मुंडा है उसके अंदर मौजूद है। इस तरीके से एम्फीफ्लोइक है उसके अंदर बताया हुआ है एडियांटम है, मार्सिलिया है, उनके अंदर ये एम्फीफ्लोइक होती है। जी, नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो टर्म यूज हुई है। एक क्लैडो साइफोनिक साइफोनो स्टील, और दूसरी है फाइलो साइफोनिक। क्लैडो साइफोनिक से मुराद वही है कि जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि इंटरप्शन नहीं है, मतलब अगर लीफ गैप मौजूद नहीं है तो उसको हम नाम देते हैं क्लैडो साइफोनिक, लेकिन अगर लीफ गैप है तो उसको हम नाम देते हैं फाइलो साइफोनिक का। ठीक हो गई बात। उसके बाद सोलेनो स्टील बताई हुई है। ठीक है, वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जी, नेक्स्ट पेज है तो दिखा दें, वरना मेरा ख्याल है कि लेक्चर कंप्लीट ही होगा। तो ये हाँ जी, नेक्स्ट पेज भी आप देख सकते हैं। जी ठीक है, यू स्टील बता दिए, टेक्टो स्टील बता दी है। जी, स्टीलर टाइप्स आपको तकरीबन मैंने करवा दी है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास जिसे कहते हैं कि स्टीलर सिस्टम है, ये आपके माइंड में होगा। लीफ ट्रेस, लीफ गैप, इस तरीके से लेप्टोस्पोरेंजिएट, अयूस्पोरेंजिएट, एपोस्पोरी, एपोगेमी। ठीक है, और जनरल करेक्टर। मजीद ये कि कल आपने माइंड में ये भी हो कि कौन से फंड जो है एक्वेटिक हैं। बाकी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनरा जो है वो हम कंप्लीट कर लें संडे तक, क्योंकि मंडे से फिर कॉलेज ओपन हो रहे हैं। कोई किसी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ ले, वरना लेक्चर को फिर एंड कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बताइए। सर ये लीफ गैप्स और लीफ स्ट्रेसेस में क्या डिफरेंस है, ये दोबारा रिपीट कर दें, मुझे क्लियर नहीं हाँ, हुआ। लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस, इसको आप दोबारा से देख लें, समझ लें। आप एक ज़हन में पिक्चर बनाएं कि आपके सामने एक प्लांट मौजूद है, कोई हर्बेशियस, ठीक है, छोटा सा प्लांट मौजूद है। वहां पर एक पॉइंट जहां पर लीफ निकल रहा है, उसको हम नाम देते हैं लीफ नोड का। ठीक है, नोड पे आमतौर पे लीव्स निकलते हैं। उसके बाद थोड़े से डिस्टेंस पे एक और लीफ निकल रहा है, ठीक है, उसको भी हम क्या नाम देंगे, नोड का नाम देंगे। जो दो नोड के दरमियान गैप होता है, उसको इंटर नोड का नाम देते हैं। अच्छा, ये जो जिसे कहते हैं, मैंने टर्म यूज की थी लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस से मुराद वो वास्कुलर सप्लाई है जो स्टेम से किसकी तरफ जा रही है, पेटियोल की तरफ और लीफ की तरफ जा रही है। इसको हम नाम देते हैं लीफ ट्रेस का। अच्छा, इसके फौरी तौर पे ऊपर, क्योंकि देखें, आप इसको ऐसे समझ लें कि अब अगर आप, मैं इस वक्त जैसे रेलवे स्टेशन के पास खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अगर ट्रेन की पटरियां अगर हम देखें जंक्शन पे जैसा कि खड़े होते हैं, मैं तो जंक्शन पे मौजूद हूँ। यहाँ पर देखें काफी सारी, आप कह सकते हैं, रेल की जो उन्होंने पटरियां जो है वो डाल रखी हैं, ठीक है, ये लाइन डाल रखी हैं। तो अगर कहीं पर ये क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। बेंड करने से मुराद ये है, इसके आगे मजीद अब ये जो लाइन जो है वो या पटरी मौजूद नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही आप ये इसको ऐसे समझ लें, तस्वीर बना लें कि जहन में, कि ये जो लीफ ट्रेस है, उससे मुराद वास्कुलर सप्लाई है जो पहले स्टेम में सीधी जा रही थी, वहां से लीफ की तरफ बेंड कर गई। अब उसके बिल्कुल ऊपर हम कहते हैं, क्योंकि वास्कुलर बंडल नहीं होगा, वहां पर गैप होगा, उसको हम नाम देते हैं लीफ गैप का। तो अगर जैसे कि हमने यहाँ पे स्टील देखी, खास तौर पे जो डिक्टियो स्टील थी, वहां पर आपको काफी सारे गैप दिखाई दे रहे थे। उससे मुराद ये था कि एक नोड पर एक से ज्यादा, दो तीन चार लीव्स मौजूद है। तो अगर एक नोड पर एक ही लीफ मौजूद हो, तो उस स्टील को हम नाम देते हैं कौन सा, सोलेनो स्टील। और वो भी हमने हार्स शू शेप बताई है, वो भी मैं आपको वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी जो डायग्राम दिखाई थी, उस डायग्राम में भी काफी क्लियर बेहतर हद तक इमेज बन पा रहा है। मजीद भी अगर आपको इमेज नहीं बन पा रहा, तो उस पर थोड़ा सा देखें, सोचें, मुझसे फिर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। ओके सर, जी, थैंक और यू। किस, हाँ, इसी तरीके से एक और टर्म भी यूज होती है ब्रांच के हवाले से। ब्रांच ट्रेस और ब्रांच गैप के टर्म भी यूज होते हैं। उसमें भी यही मुराद होता है कि जो वास्कुलर सप्लाई, जो मेन ट्रंक से ब्रांच निकल रही है उसकी तरफ जा रही है, उसको हम ब्रांच ट्रेस का नाम देंगे। और उसके ऊपर, फौरी तौर पे ऊपर, हम कहते हैं कि वास्कुलर सप्लाई नहीं होगी, उसको हम नाम देंगे किसका, ब्रांच गैप का नाम देंगे। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? ये इसको नाटमी को पढ़ें आप, और अच्छे दिल से पढ़ें। मेरे स्टूडेंट जितने भी है, उनको सारी जो है ना स्टीलर सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से तैयार होता है। उन्हें पता होता है कि ये टेस्ट में लाजमी तौर पर पूछा जाएगा, तो बहुत अच्छे से इसको क्या करते हैं, स्टीलर सिस्टम को तैयार करते हैं। ये आपकी पूरी, जिसे कहते हैं ना जो अनाटमी होती है, उसमें ये आमतौर पर यूज होते हैं। फर्दर हम एंजियोस्पर्म की भी अनाटमी पढ़ेंगे, वहां पे भी स्टीलर सिस्टम जो है ना वो यूज होंगे। जी, और कोई बात? थोड़ा सा और, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे तो आप कंसेंट्रिक की टर्म है उसको भी देख के आइएगा, उससे क्या मुराद होता है, ओपन क्लोज वास्कुलर बंडल, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है बाबर साहब, फिर क्लोज कर देंगे। किसी को और का क्वेश्चन नहीं है तो, मजीद किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप ग्रुप में क्या कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। ठीक है बाबर साहब, ओके। ठीक हो गया सर।